सो वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का गुड नाइट पिल्स ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लेट नाइट स्वागत है। और जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूं इन ग्रुप के अंदर, वो बहुत बेहतरीन है। आप लोगों को मजा आ रहा है, आप लोग इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को समझ रहे हैं, आप लोग और पढ़ने के इच्छुक हैं। और सबसे बड़ी बात, मास्टर हैनीमैन के शब्दों का सम्मान करना सीख रहे हैं, उनके वर्ड्स का अर्थ निकाल करके उससे अपनी प्रैक्टिस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात। तो देखिए, डॉक्टर हैनीमैन ने जो ये किताब लिखी, इट्स नॉट अ फिक्शनल स्टोरी, इट्स नॉट अ फिक्शनस थीम्स। जो उन्होंने प्रैक्टिकल देखा, जो उन्होंने प्रैक्टिस में पाया, वो उन्होंने नोट डाउन किया। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से कहता था कि इसकी एक एक वर्ड की कीमत है। और अब आपने सिर्फ 4 एफिज्म पढ़े होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लगभग लगभग 40 एफिज्म के बराबर, मतलब जैसे आप 40 एफिज्म पहले पढ़ते होंगे और अब ये 4 एफिज्म पढ़े होंगे, उसके बराबर बराबर आपके अंदर ताकत, जो एक एजुकेशनल ताकत होती है ना, मेंटल एबिलिटी, वो आ गई होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? आ रही है ना ताकत? तो डे बाई डे हम लोग और निखरते जाएंगे, जैसे जैसे हम चीजों को और समझते जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम। आज का जो है लेक्चर ऑन एफरिज्म नंबर 5, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। और क्या है एफरिज्म 5, पहले उसे पढ़ेंगे। सबके पास अपनी किताब है ना, बुक्स रखते हैं ना? क्लास करो तो उस टाइम पे बुक्स और अपनी डायरी साथ रखो। रखी है ना सबके पास किताब? मैं पढ़ूंगा, मैं स्लाइड भी दिखाऊंगा, लेकिन अपनी बुक्स अपने साथ रखो। चलो, फिफ्थ एफरिज्म क्या कहता है? कहता है यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स of the most probable exciting cause of the acute disease। पहली लाइन अंडरलाइन करनी है आपको, एक्साइटिंग कॉज ऑफ एक्यूट डिजीज। यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर। जब हम क्योर करने चलते हैं, पहली चीज तो हमने क्या देखी? क्या हमारा पहला काम क्या है? पहला और एकमात्र काम क्या है? पेशेंट को क्योर करना। दूसरा, आदर्श को क्योर किसे कहते हैं? तीसरा, क्योर करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेंगी या क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे, क्या क्या हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है। चौथा, कि क्योर के अलावा हम प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं उसको। अब पांचवे के ऊपर आए हैं, जहां पर वो कॉज की बात कर रहे हैं। जो फोर्थ में उन्होंने एक एंड सिरा खोला था, छोटा सा थ्रेड खोला था, उस सिरे को अब बड़ा करेंगे, कॉज की बात करेंगे। इसीलिए उन्होंने लिखा यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर। क्योर को करने के दौरान असिस्ट करेगा ये आपको। कैसे? थ्रू द पर्टिकुलर्स, सॉरी, थ्रू द पर्टिकुलर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ एक्यूट डिजीज। मोस्ट प्रोबेबल, ये कोई जरूरी नहीं कि एक्साइटिंग कॉज जो आप समझ रहे हो वो डेफिनेट हो। डेफिनेट की शब्दावली यूज नहीं करी उन्होंने। उन्होंने लिखा है मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि समटाइम्स आपको डेफिनेट कॉज मिल सकता है, समटाइम्स आपको प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी।
आपको एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये इसका प्रोबेबल कॉज हो सकता है। ठीक है, तो एक शब्द यहां से क्लियर हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल लिखा, डेफिनेट नहीं लिखा है, मोस्ट प्रोबेबल। जो आपको लगता है प्रोबेबिलिटी में, आपको लगता है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो एक्साइटिंग कॉज एक्यूट डिजीज में होगा। तो पहली चीज क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। दूसरा, एक्साइटिंग कॉज इन एक्यूट डिजीज। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। अब यहां पे एक कॉज की बात नहीं करी इन्होंने, अब इन्होंने बात करी मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है हमको। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा मोस्ट प्रोबेबल, तो यहां पे क्या करें? सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट में और प्रोबेबल में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? प्रोबेबल में और सिग्निफिकेंट में क्या डिफरेंस है? प्रोबेबल में कोई ऐसा एक मतलब हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं, और सिग्निफिकेंट में मतलब उसका महत्व है कि ये उसको इम्पोर्टेंस देना उस चीज को, हम्म, बिल्कुल सही। सिम्टम्स को या कॉज को। प्रोबेबिलिटी में श्योरिटी नहीं है और सिग्निफिकेंट में ये है कि यही कॉज है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, यही कॉज है करके यहां पे भी नहीं लिखा। यहां डेफिनेट फैक्टर लिख सकते थे ना भाई। देखो ये समझा करो, शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने जो भी वर्ड्स यूज किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा क्योर्ड, क्या सही होना चाहिए था। जैसे मैंने कहा एंड, और नहीं लिखा उन्होंने। ऐसे ही यहां पे कह रहा हूं मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट। मोस्ट प्रोबेबल क्या? कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती हो, है ना, जो ज्यादा आपको लग रहा हो, या जैसे कह सकते हैं हिंदी में एक इसका शब्द बनेगा संभावित, जिसकी संभावना ज्यादा हो। ठीक है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। जिसकी संभावना, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी, वो एक्साइटिंग कॉज। लेकिन सिग्निफिकेंट, डेफिनेट यहां भी नहीं लिखा। सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। वो महत्वपूर्ण फैक्टर्स एक नहीं होगा, कई सारे होंगे। बेटा आज की क्लास समझ गए ना, तो बहुत बड़ी चीज समझ जाओगे, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत आंख कान खुले रखना, और स्पेशली द दिमाग। ठीक है, क्योंकि दिमाग नहीं खुलेगा तो काम नहीं होने वाला। तो कहते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, एस लगा है, एक नहीं, फैक्टर नहीं। मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर लिख देते, मोस्ट डेफिनेट फैक्टर लिख देते, डेफिनेट कॉज लिख देते, कुछ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको मिलेंगे कहां? इन हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज। जब उसकी हिस्ट्री देखेंगे क्रॉनिक डिजीज की, उसमें आपको मिलेंगे वह कारक तत्व, कारक तत्व, सिग्निफिकेंट फैक्टर, महत्वपूर्ण कारक, कारण नहीं, वह महत्वपूर्ण कारक आपको मिलेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर। ठीक है, टू अनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज, जो कि हमें इनेबल करेंगे किसके लिए? कि हम डिस्कवर कर सकें, खोज कर सकें किसकी? फंडामेंटल कॉज की। अब आप समझ रहे हैं? कोई समझा इसका मतलब? क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसे महत्वपूर्ण कारक जो आप हिस्ट्री लेंगे, जब उसकी सारी क्रॉनिक डिजीज की हिस्ट्री लेंगे,
उसके दौरान आपको जो मिलेंगे वह आपको उस फंडामेंटल कॉज की डिस्कवरी, खोज की तरफ ले जाने में सक्षम होंगे। सक्षम, एनेबलिंग मीन्स सक्षम, ठीक है। वो उसके लिए आपको पोटेंट करेंगे, उसकी संभावना बढ़ा देंगे। एनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। और आगे क्या लिखते हैं फंडामेंटल कॉज के आगे? वो लिखते हैं विच इज जनरली ड्यू टू क्रॉनिक मायाज्म, जो कि अब खुद ही बता रहे हैं किसकी वजह से होते हैं ये, क्योंकि यह ज्यादातर होता है ड्यू टू क्रॉनिक मियाज्म, जो उसके अंदर मियाज्म चल रहा है, प्रवृत्ति चल रही है, जो उसकी स्टेट चल रही है। मियाज्म कितने लोगों ने सही से पढ़ा है पहले तो ये बताओ। हाँ भैया, बस जितने लोग यहाँ क्लास में प्रेजेंट हैं उन लोगों को सही से मियाज्म पता है नहीं पता है ये बता दो। नहीं पता सर अच्छे से तो नहीं पता है। अच्छा, अच्छे से नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। मियाज्म माने क्या? एक रफ बता दो, रफ। सर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। अच्छा, और मैकेनिज्म, क्या कह रहे हो? सर डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, ओके ओके, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ठीक है। और कोई बताएगा? रफ में बता दो, एक लाइन दो लाइन कोई बताना चाहे। हाँ, डॉक्टर राकेश बता रहे हैं, बताइए। आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही, सॉरी। हेलो कोई बात नहीं। हाँ सुल्फी बताओ। सर थोड़ा मतलब कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो गया बॉडी में। चलो वो हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है सुरभि, रहने दो, वो डिटेल में नहीं जा रहे। चलो मैं आपको बस मियाज्म मींस पॉल्यूशन, एक मोटा मोटा समझ सकते हैं इसको, लेटरल मीनिंग। हाँ देखो, आज तक जो फिलोसफिकल मीनिंग हम पॉल्यूशन और दुनिया भर का हम सुनते चले आए हैं, उससे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को नहीं हो पाती है, ठीक है। देखो, एक पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? पॉल्यूशन का मतलब समझो, प्रदूषण। कोई चीज गलत मिल गई, एक फेयर चीज के अंदर, एक साफ चीज के अंदर कोई चीज गलत मिल गई, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। यही तो है एक जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। तो अगर मियाज्म को पॉल्यूशन हम लेंगे तो इट मीन्स हम बिल्कुल स्वच्छ थे और उसके अंदर कुछ आ गया, है ना। लेकिन क्या हम कभी मियाज्म फ्री होते हैं? नहीं बस नहीं होते ना, तो फिर हम पॉल्यूशन क्यों बात करते हैं? ठीक है, हम ये फिलोसफिकल नॉलेज है कि सब पॉल्यूटिंग एजेंट और फलाना ढिकाना, कुछ नहीं। आपको क्लास नहीं पास करनी है, आपको इस समय डॉक्टर हेनीमैन की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करनी है। तो आप देखिए, आगे जब हम मियाज्म पढ़ेंगे 71-72 के बाद, तो हम और उसको क्लैरिफाई समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। लेकिन अभी की जो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने 82 में 81 में लिखा है, तो उसमें हम क्लियर समझ पाएंगे। लेकिन अभी की जो बात कर रहे हैं कि मियाज्म माने क्या, फंडामेंटल कॉज विच इज जनरली ड्यू टू क्रॉनिक मियाज्म। अब क्रॉनिक मियाज्म माने क्या? मियाज्म माने जैसे आपने बोला कि डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी। डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी हम इम्यून सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है। इसको डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ डिफेंस। आपकी कौन सी आर्मी काम कर रही है? 3 आर्मी है अपने पास, नेवी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। 3 आर्मी है कि नहीं है? यस और नो? यस। यहीं से समझो, थल सेना इज अवर सोरा, ठीक है। जल सेना इज अवर साइकोसिस,
एंड वायुसेना इज सिफिलिस। जब वायुसेना आती है, ऊपर से बमबोर्डिंग करती है शुरू की, तो वो अच्छे अच्छे हवा खराब हो जाती है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता फिर, ठीक है, वो मोर सिफिलिटिक, इसको बोलते हैं सिफिलिस। तो आपकी तीनों में से कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सा डिफेंस काम कर रहा है? अब आप कहो, देखो, क्या हम मियाजम फ्री हैं? कभी नहीं है। क्यों? आर्मी तो हमारी हमेशा तैनात है। क्या हमारी आर्मी सोए रहती है? मान लो अभी वॉर नहीं हो रही, क्या आर्मी सो रही है? काम कर रही है ना। सबसे ज्यादा काम इस समय प्रेजेंट में थल सेना कर रही है, तो दैट इज क्या हमने उसको बोला सोरा, कि वो हर समय एक्टिव रहती है, तो सोरा हमेशा एक्टिव रहेगा। लेकिन एक लेटेंट स्टेट में, लेटेंट स्टेट किसे बोलते हैं? व्हाट डू मीन बाय लेटेंट स्टेट? कोई बोलेगा? व्हाट डू मीन बाय लेटेंट स्टेट? सोया हुआ स्टेट। हाँ, ऐसी स्टेट जहां पे वो आपको ऐसी काम करती हुई नहीं दिखेगी, है ना। उसको जैसे लेटेंट पीरियड होता है जिसमें आपको सामने प्रस्तुत नहीं होता, जैसे जितने आतंकवादी हैं वो लेटेंट रहते हैं, मतलब जैसे सोया हुआ नहीं, मतलब आप कह सकते हैं छुपा हुआ, छुपी हुई स्टेट में रहते हैं। तो ऐसे छुपी हुई स्टेट में तो अभी भी आर्मी काम कर रही है, नहीं कर रही है? आपको नहीं दिख रहा ना टीवी पे के काम कर रही है, लेकिन काम तो कर रही है, ठीक है। लेकिन जब वॉर होती है तो आर्मी दिखती है काम करती हुई, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोशन ऑफ लेटेंट सोरा, कि लेटेंट सोरा जागृत हो गया, खड़ा हो गया, दिख रहा है, अब हमें समक्ष दिख रहा है, ठीक है ना। वो चलो हम बाद में समझेंगे, तब अभी आप समझ रहे हो। तो स्टेट ऑफ डिफेंस इज नोन एज मयाजम। बिल्कुल इजी लैंग्वेज समझा रहा हूं, बिल्कुल समझने वाली लैंग्वेज समझा रहा हूं, उसको आगे मॉडर्न साइंस के साथ कोरिलेट भी करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी अभी के लिए जो समझना है वो समझो। इट्स अ स्टेट ऑफ डिफेंस। कौन सी अवस्था आपकी आर्मी की काम कर रही है, मतलब डिफेंस। डिफेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सुरक्षा, है ना, हमारी सुरक्षा प्रणाली तो बोलते हैं। तो वो कौन सी सुरक्षा प्रणाली आपकी काम कर रही, कौन से स्टेट की सुरक्षा प्रणाली काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड म्यासम। अब उन्होंने बोला फंडामेंटल कॉज ढूंढना है, दैट इज ड्यू टू, जनरली ड्यू टू क्रॉनिक मियाजम, जो क्रॉनिक मियाजम की वजह से होता है। अब आगे समझिए। इन दीज इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस क्या कर रहे हैं हम? जो हम केस टेकिंग कर रहे हैं उसको नाम दिया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन। भाई इन्वेस्टिगेट ही करते हो ना। जब कोई कहीं पे कत्ल हो जाता है, कोई चोरी चकारी हो जाती है, कोई डकैती पड़ती है, तो पुलिस वाले आते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सवाल जवाब करते हैं, क्या देखा था, आप इतने बजे कहां थे, यहां क्या हो रहा था, पूछते नहीं पूछते हैं? कब, क्या, कहां, कैसे, यही पूछते हैं। यही हम पूछ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो हम यहां पर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। इन दिस इन्वेस्टिगेशन ascertainable फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, उसकी फिजिकल जो बनावट है पेशेंट की, वो स्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक। और स्पेशली कब देखना है फिजिकल बनावट? जब डिजीज हमारी क्रॉनिक। देखो एक एक शब्द का मतलब समझ लो, और एक एक शब्द क्यों फ्रेम किया है, क्यों लिखा है। मैंने शुरू में बोला ना, दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, एवरीथिंग इज प्रिसाइज। जैसे प्रिसाइज बॉम्बिंग की थी ना इंडिया ने, बिल्कुल उसी जगह पे, ठिकाने पे, ऐसे ही शब्दों को प्रिसाइजली पेश किया गया है, उल्टा सीधा कहीं नहीं डाला गया, बहुत सोच समझ के यहां डाला गया है। तो इसलिए इनको ऐसे हवा में नहीं पढ़ना है, बहुत ध्यान देके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट विच इज स्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक। जब क्रॉनिक डिजीज है तब तो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना।
क्योंकि अगर छोड़ दिया तो आपने गुनाह कर दिया, अब वो आपका केस बिगड़ देगा, मतलब कमजोर रह जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हमें सुनिश्चित करना है कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट हमने लिया है। कितने लोग सुनिश्चित करते हैं? आप लोगों में से अभी तक कितने लोगों ने सुनिश्चित किया कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन लेना है? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ओल्ड लुकिंग है, यंगर देन इज एज है, ये सब कौन लेता है, कौन ध्यान देता है? ध्यान देते हो? देना है। हाँ बस कभी कभी। हाँ, कभी कभी नहीं, हमेशा देना है, स्पेशली ड्यूरिंग द क्रॉनिक डिजीज। उन्होंने क्लियर क्लियर ब्रैकेट में लिखा है, स्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक। उसके बाद क्या देना है? हिज मॉरल, मॉरल कैसा है उसका। ठीक है, इंटेलेक्चुअल करेक्टर, क्या ये इंटेलिजेंट है कि वैसा ही है, डम है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हिज ऑक्यूपेशन, उसके उसका काम क्या है, ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा है जो ऑब्स्टेकल टू क्योर हो। उसके ऑक्यूपेशन की वजह से, बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं ना, उसके ऑक्यूपेशन की वजह से नहीं ठीक हो रहा हो, तो इसलिए वो ऑक्यूपेशन पे भी ध्यान दो। और बहुत सारा नेचर के अंदर चीजें ऑक्यूपेशन की वजह से आती हैं, जैसे कोई कहीं का जनरल मैनेजर है, कहीं उसको संभालना ही है, तो हो सकता है उसके अंदर ये एक्टिविटी आ जाए धीरे धीरे कि डोमिनेशन वाला एटीट्यूड आ जाए, तो ये बिकॉज ऑफ उसकी वजह से भी हो सकता है, इसलिए हमें उसे कंफर्म करना है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बात करता हूं, लेकिन वो एक्चुअल में बात करने वाले नहीं होते। स्टार्टिंग जो उसकी है वो कभी ऐसी नहीं रही, लेकिन बिकॉज कि मार्केटिंग जॉब में आ गए तो इसलिए बात करना सीख गए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वाकई में क्या है ना, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मोड ऑफ लिविंग क्या है, कैसे रह रहा है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, सीडेंटरी हैबिट है कि स्पोर्टी है, क्या डेली की दिनचर्या क्या है, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, बाहर रिलेशन कैसे हैं, घर वालों के साथ रिलेशन कैसे हैं। बाहर तो साहब ये किसी को कुछ नहीं कहते, बड़े धर्मात्मा हैं, घर में आते ही पूरी सबसे बड़े तोप बनते हैं, हर किसी पे हुक्म चलाते हैं। ठीक है, हिज एज, उसकी एज क्या है, और सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटीज कैसी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये सभी चीजें आपको कंसीडर करनी होंगी, आर टू बी टेकन, लेनी ही होंगी। शब्दों पे ध्यान दो, कितने अच्छे शब्दों का चयन किया है मास्टर ने, आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब बताओ, उन्होंने एक छोटी इमेज दे दी कि नहीं दे दी, केस टेकिंग कैसे करनी है, दे दी कि नहीं दे दी, बताओ यस और नो। आपको क्रॉनिक डिजीज में क्या देखना है वो उन्होंने छोटे कम शब्दों में बता दिया, यहां पे बता दिया ना। तो कहां ये क्या बोलते हैं, ये थ्योरेटिकल हुआ, बताओ। बहुत प्रैक्टिकल एफरिज्म है, एफरिज्म 5, और बहुत महत्वपूर्ण। अभी जितने भी पढ़े हैं हमने 4-5, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये कितना इंपॉर्टेंट है देख लो, गागर में सागर है, छोटे के अंदर सारी बातें कर दी उन्होंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं और क्या हमें सीखने को मिलेगा। की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। पहला, फिजिशियन मस्ट आइडेंटिफाई एक्साइटिंग कॉज, एटियोलॉजी ऑफ डिजीज, स्पेशली फॉर एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो एक्साइट कर रही हैं, एक्साइटिंग कॉज। कल हमने देखा था, कल एक केस देखा था हमने, वो एक्यूट डिजीज थी कि क्रॉनिक डिजीज थी, बताओ। एक्यूट। डिसाइड कर लो, एक्यूट थी कि क्रॉनिक थी। कुछ क्रॉनिक बता रहे हैं, कुछ एक्यूट बता रहे हैं, बताओ। एक्यूट सर। अब सोच लो भैया,
दोबारा सोच लो, क्योंकि वो 2 साल 3 साल पुरानी कहानी थी। एक्यूट थी कि क्रॉनिक थी, बताओ। सर बट वो एक कॉस्ट मतलब एक एलिमेंट से इन्वॉल्व था वो। एलिमेंट इन्वॉल्व था। अभी क्रॉनिक कौन बता रहा था? क्रॉनिक कौन बता रहा था? वो क्रॉनिक केस जैसा दिख रहा था, लेकिन वो एक्यूट डिजीज थी। देखो, एक्यूट का मतलब सर्दी जुकाम नहीं होता। ये एलोपैथिक ओल्ड स्कूल फिजिशियन की डेफिनेशंस हैं। सर्दी जुकाम एक्यूट। अरे भैया, सर्दी जुकाम क्रॉनिक भी हो सकता है। सर लिखते हैं इंट्रोडक्शन में क्रॉनिक कोराइजा। तब वो क्रॉनिक कोराइजा क्यों लिखा? एक्यूट क्यों नहीं लिखा? क्रॉनिक फीवर्स एक्यूट क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दे आर नॉट बिकॉज ऑफ एनी ट्रिगरिंग एलिमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्साइटिंग कॉजेस, दे आर बिकॉज ऑफ मायाजम। समझे डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक? आगे भी आएगा, आगे भी समझेंगे, यही समझना शुरू कर दो। इसीलिए मैंने 5 नंबर को बोला गागर में सागर। छोटी सी मटकी के अंदर सब कुछ दिया उन्होंने। एक्यूट डिजीज भी समझा दी, एक्साइटिंग कॉज भी समझा दिया, फंडामेंटल कॉज भी समझा दिया, मायाजम भी समझा दिया, केस टेकिंग भी समझा दी। समझे? ये बहुत गलती करते हैं हम लोग। एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज को एक्यूट डिजीज लेना कहां पे है, ये समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम एक्यूट डिजीज हम लोग सोचते हैं जो सामने आ रहा है वो एक्यूट है ना। अभी 2-3 दिन में हुआ उससे एक्यूटनेस नहीं आती है। एक्यूट कोई भी चीज हो सकती है। आपका क्रॉनिक एज्मा एक्यूट एज्मा हो सकता है जब उसको ट्रिगरिंग एलिमेंट मिल गया। इसीलिए हमारा वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। यही तो मैंने कहा, आगे आगे समझ में आएगा। एक रेमेडी हो गई तो जिंदगी भर एक रेमेडी नहीं चलेगी। लोगों ने यही सीखा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में तो लाइकोपोडियम, ये तो डॉक्टर साहब लाइकोपोडियम जैसा है, इसको तो हमेशा बस जिंदगी भर की लाइकोपोडियम की 100 ml की बोतल खरीद ले, वही पीता रहे, ना बीमार होगा ना कुछ होगा। तो ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलता है। अब उसके अंदर एक्यूट डिजीज आएगी तो उसके हिसाब से रेमेडी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? यस और नो? जी यस सर। बड़ी शांति हो गई ग्रुप में। एक तो ना जो भी बात कर रहा है, आपने अगर ईयरफोन लगा रखा है तो वो क्लैरिफाई वॉइस नहीं देता है। साफ वॉइस दो तो मैं समझ पाऊंगा। आवाज क्लियर नहीं आती, बताओ। हाँ हेलो अभी आ रही है, सर, बोलो। हाँ डिजीज थी जो 2 साल से उसको हो रही थी, तो वो हम्म एक्यूट में कैसे, एक्यूट डिजीज क्यों कह रहे हैं आप उसको? एक्यूट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्साइटिंग कॉज हमेशा बना हुआ है उसका। यही तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। डॉक्टर हैनीमैन ने 5th एफरिज्म में ही बता दिया व्हाट इज एक्यूट, व्हाट इज क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज वो होती हैं जिनके अंदर एक्साइटिंग कॉज रहता है ऑलवेज, ओके सर। और क्रॉनिक डिजीज वो होती है जो मायाजम की वजह से होती है। ओके सर। अभी तो बताया आपको, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ढूंढने हैं जो आपको गाइड करें टुवर्ड्स मायाजम। देखो, बहुत आराम से और प्यार से समझो, बहुत प्यारा सा डिफरेंस है। ऐसी कोई भी डिजीज, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो ब्लड क्या बोलते हैं, शुगर हो, कुछ भी हो, आपको ये नहीं देखना है कि क्रॉनिक है। भैया क्रॉनिक तभी कहेंगे हम जब मायाजम चेंज हो गया, हमारा मायाजम की वजह से आ रहा है कुछ। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन तभी होता है जब उसको आप गुस्सा दिलाते हो, तो वो एक्यूट है यार। कहां से क्रॉनिक है बताओ मुझे, एक क्लैरिफिकेशन दो, कहां से क्रॉनिक है वो? अगर उस व्यक्ति के अंदर लगातार वो बढ़ा रहता है तो वो मियाजम है, स्टेट ऑफ डिफेंस चेंज हो गई।
अब वो साइकोसिस में चला गया, दैट्स वाई हाइपरटेंशन कुछ बढ़ गया, प्रेशर उसका बढ़ गया, लेकिन मोमेंटरीली बढ़ गया, तो एक्यूट डिजीज है। चाहे 15 दिन में 7 बार बढ़ता हो उसका ऐसे, लेकिन बढ़ता तभी है जब गुस्सा दिलाते हो। तो भाई नॉर्मल है, इसमें क्या बात है, ये तो एक्साइटिंग कॉज है। किसी का बढ़ता है, किसी का नहीं बढ़ता है, इसका बढ़ रहा है, इसको दवाई दो। समझे डिफरेंस, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अभी गलती देखो कितनी बड़ी बात है। आप प्रैक्टिशनर हो, आप कितने समय से हो, है ना, लगातार हम लोगों की टीचिंग्स में भी हो, फिर भी अभी एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस गड़बड़ हो रहा था। तो ऐसी गलतियां हम सबसे होती हैं, आपकी गलती नहीं बेटा, सबकी गलती है। और ये मास्टर हैनीमैन ने कौन से एफरिज्म में बताया, कौन से में बोलो? 5th में। और ये कौन सी प्रॉप का या कौन सी ईयर का एफरिज्म है, ये बताओ? फर्स्ट। अब बताओ, फर्स्ट ईयर में जो चीज हमें समझ जानी चाहिए वो इतने साल बाद जाके समझ में आ रही है। बस एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे बीपी या शुगर लोगों को इतने टाइम से रहता है तो क्या उसको क्रोनिक नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, लेकिन अगर रहता है, आपने क्या बोला, अगर उसको रहता है, अगर उसका बीच बीच में सिर्फ एक कंडीशन बेस पे बढ़ता है तो वो कभी क्रॉनिक नहीं होता बेटा, ध्यान रख लेना, कभी क्रॉनिक नहीं होता। यही तो दिमाग से यही गलत चीजें तो निकालनी है हमें। बट टीचिंग्स मीन्स व्हाट? राइट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ही गलत है हम लोगों का। तो आप कोई तो भी फिर चीज, किसी का जो है ये क्रॉनिक रहे ही ना, वो तो एलोपैथ मेडिसिन और उन सब की वजह से वो राइट, यही तो प्रॉब्लम है भैया, समाज में यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समाज, आप क्या, आपको करना क्या है, संदेश यही तो पहुंचाना है। एफरिज्म नंबर 4, आपको यही तो पढ़ाना है पेशेंट को। एफरिज्म नंबर 4, यू आर द प्रिजर्वर। आप समझाओगे तो वो समझेगा और आप बचा लोगे उसको क्रॉनिक में जाने से। समझे डॉक्टर प्रिया? जी बॉस। यू आर द प्रिजर्वर। अब देखो समझ में आ रही है क्या आपकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की? समझ में आ रही है ना? कदम कदम पे है। और क्या चीज हम मिस कर देते हैं हर बार बेटा, डिजीज के नाम पे मत जाओ। आइदर इट्स हाइपरटेंशन, आइदर इट्स हाइपोवोलेमिया, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, व्हाटएवर इट इज, अगर एक्साइटिंग कॉज है, सिंपल डेफिनेशन समझो, एक्साइटिंग कॉज प्रेजेंट है, लिखा है ना, रीसेंट ट्रिगर्स आर इंपॉर्टेंट एक्यूट डिजीज के अंदर। अगर एक्यूट डिजीज है तो रीसेंट ट्रिगर कुछ ना कुछ होगा, अगर नहीं है तो कभी एक्यूट डिजीज। हम डेज के साथ तो पढ़ते। अच्छा आप खुद बताओ, 2 लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है, डॉक्टर प्रिया को, डॉक्टर सुरभि को। आ तो सभी को रहा होगा, बोलने की हिम्मत नहीं होती सब में, सीधी बात यह है, ठीक है। लेकिन 2 लोग, आप लोगों को सबको मैं कहता हूं कि जिसे कहते हैं ना कि आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं दोनों को इसीलिए नाम ले लेके बोल रहा हूं, तो ये मत समझना कि मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ठीक है। तो सुरभि और प्रिया, अब एक बात को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि 2 साल 4 साल 5 साल मत देखो। आपने भी पढ़ा है स्टार्टिंग से, जब फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते थे डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज, तो हम ये लिख के भी आते थे क्वेश्चन के अंदर, याद करो, क्या हम दिन के हिसाब से नहीं देते, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? एलोपैथी में दिन के हिसाब से होती है, डिफरेंस बताते थे। तो हम तो फिर दिन के हिसाब से क्यों देख रहे हो? तो आप दिन के हिसाब से क्यों देखने लगे? भाई आपको देखना है अगर उसके अंदर एक्साइटिंग कॉज बना हुआ है, अगर रीसेंट कॉज बना हुआ है, उसकी कहानी हमेशा ताजा रहती है, तो एक्यूट डिजीज है 100%। अच्छा एक चीज पढ़िए कि नहीं, अगर किसी का कुछ भी, कोई भी डेथ हो गई और वो व्यक्ति के अंदर ऐसा बना हुआ है कि आज ही डेथ हुई है, तो क्या दोगे, कौन सी मेडिसिन? इग्निशिया। हाँ देखो कितनी जल्दी बोली प्रियंका। अब ये बताओ व्हाट इज दिस, अब खुद बोलते हो और यही प्रोलॉन्ग हो जाए
प्रोलॉन्ग हो जाए तो क्या दोगे? नेट्रम्यूर। आप खुद बोलते हो ना कि इग्निशिया इज एक्यूट ऑफ नेट्रम्यूर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी बॉस। तो फिर अब समझो ना यार, चाहे किसी के 5 साल पहले भी कोई खत्म हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आज भी वही रुंदन क्रुंदन है, वही स्टेट बनी हुई है, तो वो एक्यूट डिजीज है। आज तक उसके अंदर से डिजीज गई नहीं। सर मैं आपको अपना क्या ब्लेंडर डिजीज है? बताऊं इससे रिलेटेड। सर अब मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उसका एक्चुअली उसका बहुत समय पहले उसको शॉक लगा था। मतलब शॉक इन द सेंस उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है। वो आज तक वो मुझे बोल रही है कि मेरी आंखों के सामने वो सब आ जाता है और रो रही है, बट स्टिल मैं उसे इग्निशिया नहीं दे रही हूँ, ये सोच कर नेट्रम्यूर दिया, ये सोच के कि ये तो क्रॉनिक हो चुका है। और जबकि और नेट्रम्यूर ने उसको बेनिफिट नहीं किया, ऑल्दो इट वाज इग्निशिया, क्योंकि वो उसके सामने आ रहा है आंख में, मतलब उसके दिमाग में नया है। हाँ, तो आज मुझे क्लियर हो वाई इग्निशिया, वाई नॉट नेट्रम्यूर। देखा, ये है जादू होम्योपैथी के ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की राइटिंग्स का। कितना बेहतरीन उन्होंने समझाया हुआ है, वो हम लोग नहीं समझ पाए, जो भी कारण हो, वट एवर द रीजन है। लेकिन आज मौका मिला है इस यज्ञ के अंदर आहुति देने का, इस यज्ञ को करने का, तो इसको करना चाहिए हमें, है ना। इसको डेली बेटा, डेली बेसिस पे क्लासेस करना अटेंड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखो कौन से एफिज्म हम पढ़ रहे हैं यार, बेसिक। अभी तो हम डिटेल में गए ही नहीं, जहां मास्टर हैनीमैन ने अपनी खूबसूरती दिखाई है होम्योपैथी की। अभी क्या है? बेसिक फर्स्ट ईयर के एफिज्म। अच्छा आप खुद सोचो, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाते हैं? थ्योरी। और थ्योरी के अंदर कितना प्रैक्टिकलिटी है, और कितना अच्छा प्रियंका ने बताया। ये गलतियां सबसे होती हैं, पर आज के बाद शायद नहीं होंगी। तो अब इन चीजों को ध्यान से सुनना है और इनको नोट डाउन करना है और इनका मनन करना है। देखो, दीज आर राइटिंग्स। जैसे हम गीता डेली पढ़ते हैं, ठीक है, हम भगवत पुराण या कोई भी ऐसा शास्त्र जैसे कुरान हो गया या जो भी है, वो आप डेली पढ़ते हो यार। एक दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो डेली उसको याद करना। डेली याद करने का मतलब कंठस्थ नहीं करना है, डेली उसको पन्ने पलटने हैं, डेली उसको पढ़ना है, एक रीडिंग देनी है। ये नियम बना लो। आप क्लिनिक पे जाते हो, अगर आप क्लिनिक नहीं करते हो, अगर आप कोई जॉब करते हो या सर्विस दे रहे हो, आप अपनी सर्विस पे जाते हो, आप क्लिनिक पे जाते हो, पहले 10 मिनट भगवान को याद करने के बाद आपको ऑर्गन को याद करना है। मैं हमेशा बोलता हूं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, OOM, ओम। हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए? ओम, OOM। भगवान का नाम लिया, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का डेली एक रीडिंग देनी है, एक एफिज्म डेली। और क्या अच्छी चीज दे सकते हो? 5 पढ़ लिए, 5 दिन पक्के हो गए आपके, 5 दिन तक के लिए मटेरियल मिल गया आपको। डेली एक एक पढ़ो, रोजाना पढ़ो, क्या दिक्कत है? जब तक नया नहीं पढ़ाया जा रहा, यही 5 पढ़ो। फिर नया पढ़ा लोगे तो फिर छठे को दोबारा पढ़ना। ये लेकिन करना है आपको, ठीक है, तब आपको इसकी यूटिलिटी मिलेगी। अब एक्यूट डिजीज समझ में आ गया। क्रॉनिक डिजीज में क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट लाइफ हिस्ट्री इन एसेंशियल। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। हमने अभी बात करी थी ना, डॉक्टर साहब कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन द होल हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री के अंदर से मिलेंगे जो आपको पहुंचाएंगे कहां तक? फंडामेंटल कॉज। और फंडामेंटल कॉज क्या है? विच इज जनरली ड्यू टू क्रॉनिक मियाज्म। अब किसी व्यक्ति को, अब दूसरी तरीके से समझो, अब किसी व्यक्ति को आपने कहा कि हाइपरटेंशन है, लेकिन एक्साइटिंग कॉज नहीं है, उसमें कोई एक्साइटिंग कॉज नहीं है किसी भी तरीके का। वो कब बढ़ता है, कब घटता है, कोई किसी से कोई सेंस नहीं है, तो वो चला गया क्रॉनिक डिजीज में। अब हमें उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी भाई। अब हमें यह समझना पड़ेगा ये शुरू कहां से हुआ, क्योंकि जहां से ये शुरू हुआ है वहां से हमारी स्टेट ऑफ डिफेंस चेंज हुई है, हमारी आर्मी चेंज हो गई ना। थल सेना की जगह पे अब जल सेना आ गई, अब थल सेना से काम नहीं चल रहा है। तो इसने स्टेट ऑफ डिफेंस क्यों चेंज करी? क्या ऐसा हुआ? अब समझना है हमें
कि व्हाट आर द कॉज ऑफ डिजीज। अभी तक हम क्या देख रहे थे एक्यूट डिजीज में, क्या देख रहे थे? थिंग्स दैट डीअरेंज हेल्थ। कल ही पढ़ा है ना, एक्यूट डिजीज में हमने देखा थिंग्स दैट डीअरेंज हेल्थ। क्रॉनिक डिजीज में क्या देखेंगे? कॉज ऑफ डिजीज, वो कॉज जिसने इसके सिस्टम को चेंज करके सेकंड डिफेंस में ला दिया। अब उसके अंदर कोई एक रिदम नहीं रहा, कभी भी बीपी बढ़ जाता है, बिना बात बीपी बढ़ जाता है, सोते सोते बढ़ जाता है। तो डिफेंस चेंज हो चुकी है, कुछ और चल रहा है। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, क्रॉनिक डिजीज में हम एलिमेंट फ्रॉम नहीं लेंगे क्योंकि वो पैथोलॉजी चेंज हो गई है। बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। आप समझ में आ गया ना आपको? लेकिन जो कॉज है उससे पता चल सकती कि पेशेंट की सेंसिटिविटी क्या है, उसी के हिसाब से रूब्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन एलिमेंट फ्रॉम नहीं लेंगे। हाँ नहीं लेंगे। मैंने आपको बोला ना, एलिमेंट फ्रॉम वही लोगे जहां थिंग्स दैट डीअरेंज हेल्थ जिंदा है। जब तक वो जिंदा है तभी तक आप उसको ले सकते हो, वरना नहीं लेना है। कल परसों भी पूछा था आपने यही बात, फिर आप यही बात पूछ रहे हो। इस कंफ्यूजन में मत रहो, अभी परेशान ना हो। अभी 5 ही पढ़े हैं हमने, आगे तक पढ़ोगे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। अगेन देखो, ये और एक्सप्लेन कर दिया, अंडरस्टैंडिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक अभी समझाया हमने। हम लोग कहां कंफ्यूज हो जाते हैं? लॉन्ग स्टैंडिंग, सडन ऑनसेट, इसी में कंफ्यूज होते हैं ना, इसी में कंफ्यूज होते हैं। जी। यस और नो? इसी में कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग कि सडन ऑनसेट एक्यूट डिजीज, लॉन्ग स्टैंडिंग है तो क्रॉनिक डिजीज। बट उसके साथ में क्या लिखा है? सडन ऑनसेट। उसका ऑनसेट सडन हो, ये जरूरी नहीं है कि वो कब से है, अभी हो रही है। ऑफन कॉज बाय रीसेंट एक्सपोजर, रीसेंट ट्रॉमा, जिसमें बार बार कह रहा हूं, जिसमें थिंग्स दैट डीअरेंज जिंदा है, वो एक्यूट डिजीज। जहां थिंग्स दैट डीअरेंज खत्म हो गया, उसकी छवि धूमिल हो गई, वो एक्यूट डिजीज नहीं रही। वहां सिस्टम चेंज हो गया, वहां डिफेंस चेंज हो जाएगी, वहां गियर चेंज हो जाएगा। जब तक गाड़ी एक गियर पे है तो स्टार्टिंग है, फर्स्ट गियर पे है, आप ऊंचाई पे चढ़ा ले जाओ, आप कहीं पर भी उठा ले जाओ। जब गाड़ी 2 गियर, थर्ड गियर पे चली गई तो वो फिर क्रॉनिक डिजीज पे चली गई। क्या लिखा है? लॉन्ग स्टैंडिंग, डीप रूटेड, जिसकी रूट डीप हो गई, रूट तो ढूंढ ही नहीं सकते अब आपको मिलेगा ही नहीं एक्साइटिंग कॉज। लिंक टू अंडरलाइनिंग कॉजेस लाइक मायाजम, हेरिडिटरी। अब कोई बच्चा आपके पास आता है जिसके अंदर आपको दिखता है क्या? आपको दिखता है हेरिडिटरी चेंज, जैसे ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम। अब उसके अंदर आप एलिमेंट फॉर्म लेने बैठोगे? नहीं बॉस। बताओ। सर मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेंगे सर, मदर की हिस्ट्री लेंगे, लेकिन क्या समझने के लिए? मायाजम समझने के लिए। उसमें एलिमेंट फॉर्म नहीं ले सकते। हम लोग कैंप करते हैं, कितने लोगों ने कैंप वो ज्वाइन किए थे हम लोगों के साथ में, जो हम मेंटली रिटार्डेड और वो सब देखते थे? कितने लोगों ने किए थे? शुरू में किए हैं बस एक। हाँ, शव्या ने किए हैं, शव्या ने किए हैं। और किसने किए हैं? और नहीं किसी ने किए। देखो ऐसा है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने मुझे असिस्ट किया या कभी किसी दूसरे डॉक्टर को असिस्ट किया तो आपने देखा होगा शव्या कि जिसने किया है, मैं उससे बता रहा हूं, जो जिसने भी किए हैं ध्यान लगाइएगा कि ये गलती हम लोग भी करते थे। ऐसा नहीं कि आपसे ही गलतियां होती हैं और हम बहुत मतलब शुरू से सीख के आए हैं, नहीं। और हमें किसी ने बिठा के सिखाया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन? कभी नहीं,
कभी नहीं किसी से सिखाया, ठीक है, ये करते करते आता है बेटा, ठीक। आप तो मतलब ब्लेस्ड हो कि आपको अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक। आप समझिए कि ये गलती हमने कई बार की है, हमें पता ही नहीं था कि हेरिडिटरी के अंदर भाई ये क्रॉनिक डिजीज में चेंज हो चुकी है, इसमें एलिमेंट फॉर्म नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, और हम उसको खूब लेते थे, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस, खूब लेते थे, कुछ नहीं निकलता था। और हम ये सोचते गलती कहां हो रही है, हम तो सब अच्छा अच्छा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मनन करोगे, ध्यान लगाओगे, अपनी गलतियों को समझोगे तो समझ में आएगा गलती कहां हो रही है। गलती हमारी अंडरस्टैंडिंग में हो रही थी, जैसे अभी डॉक्टर प्रियंका ने बताया था ना, ऐसी गलती कर रहे थे हम, भाई हम ब्लंडर ही कर देंगे, क्रॉनिक डिजीज को एक्यूट में ले लेंगे और एक्यूट को क्रॉनिक में ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने तो उसकी स्थिति बदल दी ना, स्थिति नहीं समझ पाए, आगे की चीज तो क्या समझेंगे। तो ऐसे क्रॉनिक डिजीज जहां पर अंडरलाइंग कॉज मयाजम में होता है, जैसे हेरिडिटरी और लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे अभी आपने डॉक्टर प्रिया ने पूछा था क्या डायबिटीज मेलाइटस भी एक्यूट हो सकता है, वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आपका वो हमेशा ही बढ़ा रहता है तो वो लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल डिजीज में चला गया तो क्रॉनिक डिजीज में चला गया। लेकिन अगर शुगर की लेवल तभी बढ़ते हैं जब कोई एक्सपोजर मिलता है, कोई मेंटल ट्रॉमा मिलता है, या कोई ऐसी चीज मिलती है, थिंग्स दैट डीअरेंज हेल्थ, तभी बढ़ता है, तो वो एक्यूट में है, वो क्रॉनिक में नहीं तब्दील हुआ। इतना बेसिक डिफरेंस आज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मियाज्म इज अ स्टेट ऑफ डिफेंस, ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्रॉनिक डिजीज क्या चाहता है, रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट इलनेस एंड सप्रेस्ड कंडीशंस, ऐसी इलनेसेस और ऐसी सप्रेस्ड कंडीशन जहां से ये ट्रांसफर हुआ डिफेंस। अभी किसी ने बोला था ना कि इसीलिए हम जो है प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि पास्ट इलनेसेस और सप्रेस्ड कंडीशंस हमें देखनी है, कहां से डिफेंस ट्रांसफर हुआ क्रॉनिक डिजीज में। यही तो सर ने बोला आपको छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी, छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीजें, मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, नॉट फैक्टर। एक आदमी एक चीज नहीं होगी, कई चीजें मिला करके बनेगा, और सारी चीजें देखनी है, इसका फिजिकल मेकअप, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी हैबिट, उसका सोशलिज्म, उसका घर पे रहने का, उसका सेक्सुअल, उसका हर कोना देख लेना है आपको, क्योंकि बढ़िया फिटिंग तभी दे पाओगे कपड़े की। अच्छे टेलर बनना है ना, या अच्छा जासूस बनना है ना, तो हर तरीके से हर कोने में जाके जासूसी करो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योपैथ, होम्योपैथ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योर बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ डिजीज। जैसे अभी डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि हम ओरिजिन ऑफ डिजीज ही नहीं समझ पाए, हम यही नहीं समझ पाए कि क्या, तो ये ब्लंडर में चला गया, इसीलिए वो पेशेंट भी परेशान रहा और डॉक्टर प्रियंका भी परेशान रही। आज वो पहचान गई, अब पेशेंट भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक है। ट्रीटिंग ओनली सिम्टम लीड्स टू द टेम्परेरी रिलीफ। अगर हम सिर्फ सिम्टम को देखने जाएंगे तो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ दिला पाएंगे, तो हम 2 नंबर एफरिज्म को वायलेट करेंगे। क्या नहीं मिलेगा, आइडियल क्योर नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा ना, तो आइडियल क्योर नहीं मिलने वाला। A true homeopath seeks the why behind what। कितनी बढ़िया लाइन है। एक सच्चा होम्योपैथ ये ढूंढता है कि हर वाई, क्यों के पीछे क्या छुपा हुआ है, वाई बिहाइंड व्हाट, और क्या के पीछे क्यों छुपा हुआ है। ये क्यों, क्या ये हुआ, ये क्यों, इसमें क्यों, कैसे,
ये ढूंढना है बस। डीप केस टेकिंग इज द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी। अगर आपको क्लासिकल होम्योपैथी करनी है तो प्रॉपर केस टेकिंग, तसल्ली से उसको सारी चीजें पूछ डालो हर एंगल से, तब फाउंडेशन अच्छी बनेगी। फाउंडेशन अच्छी होगी तो बिल्डिंग अच्छी होगी। तो कंक्लूजन पे पहुंच गए। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ एफरिज्म 5? एफरिज्म 5 emphasizes the importance of etiology in homeopathy. The physician must be a detective of health history. कितनी अच्छी लाइन है। फिजिशियन क्या होना चाहिए? एक डिटेक्टिव होना चाहिए जो हेल्थ हिस्ट्री को अच्छी तरीके से उसको डिटेक्ट कर सके, जासूसी कर सके कि उसकी हेल्थ हिस्ट्री कैसी रही है। नोइंग द एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज, अगेन एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज leads to the accurate remedy selection and true healing. यही एक्साइटिंग और फंडामेंटल कॉज ही आपको एक्यूट रेमेडी तक ले जाएंगे। अरे जिंदगी निकल गई हम लोगों की ये पढ़ते पढ़ते, एक्साइटिंग फंडामेंटल कॉज एक्साइटिंग, लेकिन आज तक नहीं समझ पाया व्हाट इज एक्साइटिंग एंड व्हाट इज फंडामेंटल कॉज। आई थिंक आज कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी कि व्हाट इज एक्साइटिंग कॉज एंड व्हाट इज फंडामेंटल कॉज। कुछ बनी आज, कुछ ऐसा समझ में आया कि हाँ भाई अब तो गड़बड़ नहीं होगी, कम से कम पहचान तो लेंगे कि अंकल है कि बेटा, पहचान लेंगे ना। अगर बेटा मूछे लगा के आएगा तो पहचान तो लेंगे कि बेटा ही है, मूछे लगा के आ गया है, जी है ना। हाँ तो पहचान लेना, गलती मत करना। चलो ये कंक्लूजन हो गया। अब जो है हमारा लास्ट में क्या आएगी, इसकी शायरी। तो आज की शायरी क्या है? बीमारी को समझना है तो वजह तक जाना होगा। बीमारी को समझना है तो वजह तक जाना होगा। हर दर्द के पीछे छिपा कारण पहचानना होगा। हर दर्द के पीछे छिपा कारण पहचानना होगा। और क्षणिक लक्षणों से मत बहक जाना राम, मूल कारण तक पहुंचना ही है तेरा काम। हेनीमैन कह गए अतीत की परछाइयों को भी पढ़ो, अतीत की परछाइयों को भी पढ़ो, शरीर नहीं रोग की आत्मा को पकड़ो। हर रोगी की कहानी को गंभीरता से सुनो, मियाज्म के राज होते हैं गहरे, उनको धीरे धीरे चुनो। राज होते हैं गहरे, द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, उनको धीरे धीरे चुनो। चाहे तेज बुखार हो या बरसों की पीर, हर रोग की कहानी होती है अलग और कुछ और ही होती है तासीर। ठीक, तो हर रोग की कहानी है अलग और कुछ और ही होती है तासीर। दिस इज एफरिज्म 5। चलिए, होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग एक बनी होगी। कुछ बेसिक तो मैंने बता दिया मियाज्म का, एक मियाज्म को लेके अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। कुछ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आपको आज के बाद ये गलती तो नहीं होगी कि व्हाट इज एक्यूट डिजीज एंड व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज। होगी क्या? क्लियर हुआ। हाँ, अब गलती नहीं होगी। एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। और डॉक्टर सुरभि, क्या अब एक्साइटिंग कॉज कहां लेना है, मालूम रहेगा ना? हाँ, अब गलती नहीं करना। अब दोबारा कभी ये पूछना भी मत कि एक्साइटिंग कॉज लेंगे क्या ना। ये आप इसको 2-3 बार सुनो, 2-3 बार समझो, पढ़ो, मनन करो, इसके छोटे छोटे नोट्स बना लो। 2-3 बार जब ये आप रीडिंग मार लोगे ना ऑग्नन की, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और अच्छी चीजें ढूंढ पाओगे। देखो, इसका मतलब जो अभी तक 5 एफरिज्म मैंने पढ़ाए ना, जो मैंने पढ़ाया वो कंप्लीट नहीं है भाई, इतना जान लो।
हम रोजाना शाम को एक गोता लगाते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के होम्योपैथी के समुद्र में, और कोई एक सीप ढूंढ के लाते हैं बस। मैंने कहा था उस दिन, कल के लेक्चर में बोला था आई एम गिविंग यू होम्योपैथिक पर्ल, तो आज मैंने होम्योपैथिक 3 पर्ल ली दिए आपको, 3 पर्ल, 3 मोती ढूंढ लाए हम। ठीक है, तो डेली हम एक मोती ढूंढ रहे हैं, हमने समुद्र नहीं खोज लिया। ये समुद्र तो अथाह है। आप इसी एफरिज्म को 2 साल बाद दोबारा पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी, कोई नई चीजें ढूंढ लाओगे आप इसी में से। आप खुद सोचो ना, आप इस बात को एग्री करते हो? आपने ये एफरिज्म पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर से अब तक सच सच बताना कितनी बार पढ़ा है? मैक्सिमम कितनी बार पढ़ा है? एक एक करके सब बता दो, जो जो बता सकते हो। प्रियंका, कितनी बार पढ़ा है आपने ये एफरिज्म? सर मैंने तो बहुत बार पढ़ा है एग्जाम बहुत दे बार दे का के, मतलब लेकिन गिनती 10, 20, 50, 100, कितनी बार सर 10-20 बार तो पढ़ ही लिया है। पढ़ी है? ठीक है, अब प्रिया बताओ कितनी बार पढ़ा है? हाँ बस पढ़ा है कई बार। कई बार की गिनती नहीं, गिनती बताओ ना, अप्रोक्स बताओ। हाँ 10 बार पढ़ लिया, 50 बार पढ़ लिया। देखो शर्म मत हाँ महसूस करो यार, दिस इज नॉट, नहीं, ये यहाँ पे 20 कुछ बार वो तो नहीं हो रहा, पढ़ा मैं ही आपको ये होगा, बता रहा हूँ। 20 बार तो पढ़ा ही हाँ होगा। 20 बार तो कम से कम पढ़ाई होगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने 100 बार पढ़ा है, 100 बार, कम से कम 100 बार पढ़ा होगा, हो सकता है ज्यादा, नंबर ऑफ टाइम मोर देन दैट। लेकिन वो जो बाद में जब अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है। आज आपको मैंने वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर कर दी, तो अगली बार आप पढ़ोगे ना तो और इससे बेहतर पढ़ोगे और कुछ ढूंढ एग्जैक्टली। लाओगे। मेरा कहना सिर्फ ये है। हम्म। ठीक है, चलो, गुड नाइट टू ऑल। होप गुड सो नाइट बॉस। मजा आया हो आज की क्लास में। जी बॉस, गुड नाइट बॉस। चलिए, एक गुड नया नाइट। पॉइंट सीखने के लिए मिला हम्म, कि बीपी शुगर ये एक्यूट होते हैं, क्रॉनिक नहीं होते। क्रॉनिक उनको बना दिया जाता है। बना दिया जाता है। अब उसमें एफरिज्म नंबर 4, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। अब आपका काम है सामने वाले को समझा दो यही चीज कि बीपी शुगर क्रॉनिक नहीं होते भैया, और होते नहीं है क्या भाई, स्टेट ऑफ डिफेंस है, क्या है वो, कुछ है थोड़ी। आप एक हाँ बात हाँ। बताओ, एक छोटी सी एग्जांपल आपसे पूछता हूं, फिजियोलॉजिकल बीपी कैसे बढ़ता है? अभी आपको कोई गलत न्यूज आ जाए, बीपी बढ़ जाता है। अभी गुस्सा आ आप जाता अचानक 2-3 बार ऊपर नीचे कूद काद लो, कर लेंगे या मान लो तो। सीढ़ी चढ़ लो, बीपी बढ़ जाता है। हाँ। All because you are giving extra nutrition to the cells. You are pumping some extra blood to the cells. ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, नॉर्मल डिफेंस है। अगर किसी स्पेशल कारण की वजह से बढ़ रहा है तो एक्साइटिंग कॉज की वजह से एक्यूट डिजीज है। अगर हमेशा बढ़ा हुआ है तो मयाजम की वजह से क्रॉनिक डिजीज है। काम खत्म, इतना ही समझना है। ठीक है, ठीक है बॉस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड सर गुड नाइट। नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। थैंक यू सर।